हेलो एंड वेलकम टू द सोशल क्लासेस बाय अभिषेक सर। इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं मनी एंड क्रेडिट के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर में बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं और ये अपकमिंग बोर्ड एग्जाम्स के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। इन सारे क्वेश्चंस को कंपाइल किया है मिस्टर अभिषेक कुमार पांडे और मिस्टर आशुतोष पांडे जी ने, और मैं हूँ अभिषेक कुमार गुप्ता। आइए स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर का जो फर्स्ट पार्ट है वो है मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। इसमें एक क्वेश्चन पूछा गया है आपसे कि द यूज़ ऑफ मनी स्पेंड्स अ वेरी लार्ज पार्ट ऑफ आवर एवरीडे लाइफ, सपोर्ट दिस स्टेटमेंट विद एग्जांपल्स। यानी कि जो पैसा है, जो मनी है, वो हमारे लाइफ में जो है बहुत कई दायरे में जो है वो काम करता है, कई तरीके से काम करता है, हेल्प करता है। वो कैसे सपोर्ट करता है हमें, ये इस स्टेटमेंट को हमें जो है समझाना है कुछ एग्जांपल की मदद से। तो देखिए, मनी को हम कैसे यूज करते हैं, ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। फर्स्ट पॉइंट है गुड्स आर बॉट एंड सोल्ड विद द यूज़ ऑफ मनी। हम क्या करते हैं, किसी भी चीज़ को खरीदना बेचना ये हम मनी की हेल्प से कर लेते हैं, है ना। सेकेंड पॉइंट है मेनी काइंड्स ऑफ सर्विसेज आर ऑल्सो एक्सचेंज विद मनी। अगर हमें कोई सर्विस चाहिए, जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि आप किसी व्यक्ति से कहते हैं कि वो आपके घर की सफाई कर दे, है ना, तो बदले में आप उसे क्या देते हैं, पैसा दे सकते हैं ईजिली, जो है ना, आसान है। या आप कहीं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए ट्रांसपोर्ट का यूज करते हैं, ट्रांसपोर्ट वाले को आप पैसा दे देते हैं। थर्ड पॉइंट है यूज़ ऑफ मनी रिड्यूसेस द नीड ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। आपने डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स पढ़ा होगा, मैं इसको यहाँ पे थोड़ा सा समझाना चाहूँगा आपको। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स जो है बार्टर सिस्टम जो है आपने पढ़ा होगा। एक बार्टर सिस्टम में क्या होता है कि अगर मान लीजिए कि दो लोग हैं, उनके पास जो है अगर जो है पैसा नहीं है, पैसा मतलब कि जो है जो करेंसी आज हम यूज करते हैं ये नहीं होता है। पहले जो है बार्टर सिस्टम यूज हुआ करता था, उसमें हम वस्तुओं का एक्सचेंज करते थे, गुड्स का एक्सचेंज करते थे। मेरे पास गेहूं है, सामने वाले के पास चावल है, अगर वो तैयार है गेहूं और चावल एक दूसरे से एक्सचेंज करने के लिए हम कर लेंगे, है ना। दिस इज़ कॉल्ड बार्टर सिस्टम। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स क्या है, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स का मतलब है कि अगर मान लीजिए कि कोई दो लोग हैं, है ना, उसमें से दोनों के पास बिल्कुल एग्जैक्टली वही चीज़ होना चाहिए जो वो एक दूसरे को चाहिए। गेहूं वाले को चावल ही चाहिए, चावल वाले को गेहूं ही चाहिए। वो किसी और से जो है गेहूं वाला दाल से एक्सचेंज नहीं करेगा अपना सामान, है ना, या चावल वाला जो है मक्के से एक्सचेंज नहीं करेगा। गेहूं वाला को चावल खोज रहा है, चावल वाले को खोज रहा है, और चावल वाला गेहूं वाले को खोज रहा है, और जब दोनों मिलेंगे तो दे विल एक्सचेंज देयर गुड्स। दिस इज़ कॉल्ड डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। अब जब हम मनी यूज करते हैं, मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी जो है, जो कैश है, ठीक है, कॉइन्स हैं, या ऑनलाइन पेमेंट हम करते हैं, चेक यूज करते हैं, इसमें क्या होता है, इसमें हमको किसी ऐसे व्यक्ति को खोजने की जरूरत नहीं है। आप जाइए दुकान पे, जो सामान लेना है ले लीजिए, बदले में आप पेमेंट कर देते हैं। तो जो यूज़ ऑफ मनी है, इट व्हाट इट रिड्यूसेस द नीड ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। फोर्थ पॉइंट है अ पर्सन होल्डिंग मनी कैन इजिली एक्सचेंज विद गुड्स एंड सर्विसेज। आई होप कि ये पॉइंट समझ रहे होंगे आप कि जिस व्यक्ति के पास पैसे हैं वो ईजिली जो है गुड्स या सर्विसेज जो है एक्सचेंज कर सकता है। फिफ्थ पॉइंट एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, अ शू मैन्युफैक्चरर वांट्स टू सेल शूज़ एंड बाई वीट, सो ही नीड्स टू सेल हिज शूज़ एंड देन ओनली ही कैन बाई वीट। ठीक है, ये किसका एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल है डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स का, कि एक शू मैन्युफैक्चरर है, एक शू बनाने वाला व्यक्ति है, वो अपने जूते बेचता है और बदले में उसे गेहूं चाहिए जो है ना, तो वो अपने जूते सिर्फ उसी को बेचेगा जिसके पास गेहूं होगा। और हो सकता है कि गेहूं वाला भी अपना गेहूं उसी को बेचने के लिए तैयार बैठा हो जिसके पास जूते हों, है ना। तो ये क्या हो गया, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स हो गया। सेकेंड पार्ट है इस चैप्टर का, वो है मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी। इसमें क्वेश्चन पूछा गया, व्हाई इज मॉडर्न करेंसी एक्सेप्टेड एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज विदाउट एनी यूज ऑफ इट्स ओन। मतलब क्या है कि जो करेंसी हम आज की डेट में यूज कर रहे हैं, 100 रुपीज़ का नोट है, किसी भी अमाउंट का नोट हो वो, है ना, उसको हम कैसे एक्सेप्ट कर लेते हैं, वाई इज़ इट एक्सेप्टेड एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। और जबकि जो है उसका अपने आप में कोई वैल्यू नहीं है। 100 रुपये का नोट क्या है, एक कागज़ का टुकड़ा है ना, लेकिन उसका वैल्यू क्यों है इतना, है ना, वो कागज़ का टुकड़ा 100 रुपये का क्यों है। तो इसका आंसर है, पहला पॉइंट देखिए कि जो मॉडर्न करेंसी है उसे हमारे कंट्री की गवर्नमेंट ने ऑथराइज्ड किया है। हर कंट्री, है ना, कोई भी कंट्री हो, वहाँ की जो करेंसी होती है उसे उस कंट्री की गवर्नमेंट ऑथराइज्ड करती है, तभी उसे हम जो है यूज कर पाते हैं। सेकेंड पॉइंट, इंडिया में अगर आप देखेंगे तो द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इश्यूड ऑल करेंसी नोट्स ऑन बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। इंडिया में जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, आरबीआई, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पे सारे करेंसी नोट्स को इशू करता है, क्योंकि आप देखते होंगे नीचे जो है गवर्नर का साइन रहता है नोट्स के ऊपर। थर्ड पॉइंट, नो अदर इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन इज़ अलाउड टू इशू करेंसी। आरबीआई के अलावा कोई भी व्यक्ति, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने मन से जो है करेंसी इशू नहीं कर सकता है। वो कोई अथोराइज नहीं होगा, उस नोट को कोई यूज नहीं करेगा, है ना, और वो लीगल भी नहीं होगा। फोर्थ, द लॉ लीगलाइजेज द यूज ऑफ रूपी एज अ मीडियम ऑफ पेमेंट दैट कैन नॉट बी रिफ्यूज्ड इन सेटिंग ट्रांजेक्शन इन इंडिया।
जो इंडिया है, हमारे जो कंट्री है, इसके अंदर लॉ इस बात को लीगलाइज करता है कि आप रुपया को, रुपीज़ जो है उसे आप मीडियम ऑफ पेमेंट के रूप में यूज कर सकते हैं और कोई भी इसे मना नहीं कर सकता। ऐसा नहीं हो सकता कि आप दुकान पे जाएं, दुकान वाला कहे नहीं हम रुपया नहीं लेंगे, मुझे डॉलर ला करके दो। इंडिया में ऐसा कभी नहीं हो सकता है ना। कोई भी मना नहीं कर सकता है कि रुपये में हम पेमेंट नहीं लेंगे। फिफ्थ पॉइंट, नो इंडिविजुअल इन इंडिया कैन लीगली रिफ्यूज़ अ पेमेंट मेड इन रुपीज़। सेम पॉइंट है, थोड़ा सा इसको अलग तरीके से बताया गया है। तो ये जो है मीडियम ऑफ एक्सचेंज ऑफ मॉडर्न करेंसी, ठीक है। वाई इज इट एक्सेप्टेड। थर्ड है, हाउ डू डिमांड डिपॉजिट हैव एसेंशियल फीचर्स ऑफ मनी, एक्सप्लेन। डिमांड डिपॉजिट है ना, जो हम बैंक्स में सेविंग्स वगैरह रखते हैं। देखिए, पीपल होल्ड मनी एज अ डिपॉजिट्स विद बैंक्स। लोग क्या करते हैं, अपने पैसे को ले जा करके बैंक में जमा कर देते हैं, क्योंकि उसे उन्हें उनको उसकी तुरंत ज़रूरत नहीं होती है, तो घर में रख के क्या करेंगे कैश, है ना, तो हम बैंक में रख देते हैं उस पर। पीपल डिपॉजिट इट विद द बैंक बाई ओपनिंग अ बैंक अकाउंट इन देयर नेम। हम अपने नाम पे एक बैंक अकाउंट खोलते हैं, पैसे जो है हम डिपॉजिट कर देते हैं। बैंक जो है हमारे डिपॉजिट को एक्सेप्ट करता है, हमारे डिपॉजिट को अपने पास रखता है, और साथ ही साथ जो पैसा हम बैंक को देते हैं उसके ऊपर बैंक हमें इंटरेस्ट रेट भी देता है। बैंक ऑल्सो पेज एन इंटरेस्ट रेट ऑन द डिपॉजिट्स। इन दिस वे पीपल्स मनी इज सेफ। ठीक है, हमारा पैसा क्या है, बैंक में सेफ है, और साथ ही साथ उस पैसे पे हमें इंटरेस्ट भी मिल रहा है, ब्याज भी मिल रहा है। फिफ्थ पॉइंट, डिमांड डिपॉजिट फैसिलिटी एज द एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मनी। और जो डिमांड डिपॉजिट है, जो पैसा हम जमा कर रहे हैं उसे हम कभी भी अपने डिमांड पे हम वापस बैंक से ले सकते हैं। ऐसा तो है नहीं कि बैंक जब चाहेगा तभी हमें पैसा देगा। मान लीजिए आज मैं पैसा जमा कर रहा हूँ, कल ज़रूरत पड़ गई, मैं ले लूँगा, कभी भी डिमांड करके वो पैसा ले सकता हूँ। इसलिए जो डिपॉजिट हम बैंक को करते हैं, जो सेविंग हम बैंक्स में करते हैं, उसे हम डिमांड डिपॉजिट भी कहते हैं। और सिक्स, एनी बैंक डिपॉजिटर कैन गेट चेक फैसिलिटी फॉर पेमेंट। और पेमेंट करने के लिए कोई भी व्यक्ति अगर अकाउंट रखा है बैंक के अंदर, तो वो चेक फैसिलिटी बैंक से ले सकता है। चेक जो है हम काट के और किसी व्यक्ति को देते हैं चेक जो है ना, और वो चेक ले जा करके बैंक में जमा करेगा, तो हमारे अकाउंट से पैसा उसके पास जो है ईजिली पहुंच जाएगा, है ना। तो पेमेंट करने का एक तरीका तो कैश भी होता है कि मान लीजिए किसी को 1,000 रुपये पेमेंट करना है, तो मैं उसे 1,000 रुपये कैश दे दूँ, या अगर मैं उसे चेक दे देता हूँ तो चेक ले जा करके बैंक में जमा करेगा, तो मेरे अकाउंट से 1,000 रुपये उसके अकाउंट में चला जाएगा। नेक्स्ट पार्ट है लोन एक्टिविटीज़ ऑफ बैंक। इसमें क्वेश्चन पूछा गया है, एक्सप्लेन एनी 3 लोन एक्टिविटीज़ ऑफ बैंक। देखिए, लोन एक्टिविटीज़ क्या है बैंक्स की। फर्स्ट पॉइंट, बैंक यूज़ द मेजर पोर्शन ऑफ डिपॉजिट टू एक्सटेंड लोन। जो हम पैसे बैंक में डिपॉजिट करते हैं, बैंक उसे लोन के रूप में लोगों को देता है। बैंक मेक यूज़ ऑफ डिपॉजिट्स टू मीट द लोन रिक्वायरमेंट ऑफ द पीपल। लोगों को लोन की ज़रूरत पड़ती है, और वो ज़रूरत कहाँ से पूरी होती है, बैंक अपने पास से थोड़ा ना पैसा देता है। बैंक को जो हम पैसा देते हैं, जमा करते हैं, बैंक उसी पैसे को लोन के रूप में जिसको ज़रूरत होती है उसे दे देता है, क्रेडिट के रूप में। थर्ड पॉइंट, बैंक्स मीडिएट बिटवीन दोज हु हैव सरप्लस फंड्स एंड दोज हु आर इन नीड ऑफ दिस फंड्स, है ना। दो टाइप के लोग होते हैं, एक डिपॉजिटर होते हैं और एक बोरोवर होते हैं। डिपॉजिटर का मतलब जो बैंक में अपना पैसा डिपॉजिट करते हैं, जमा करते हैं, और बोरोवर का मतलब जो बैंक से पैसे बोरो करते हैं, उधार लेते हैं। तो बैंक इन दोनों लोगों के बीच में एक तरीके से मीडिएटर का काम करता है। मान लीजिए कि 10 लोग ऐसे हैं जो बैंक में पैसा जमा करने जा रहे हैं, उनके पास एक्सेस अमाउंट है ना, सरप्लस अमाउंट है, तो वो पैसा जमा करेंगे। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनको पैसे चाहिए बैंक से लोन के रूप में, तो आप ही का पैसा बैंक क्या करेगा, किसी दूसरे व्यक्ति को जो है लोन के रूप में दे देता है ना। द बैंक चार्जेज अ हायर इंटरेस्ट ऑन लोन व्हाट इट ऑफर्स ऑन डिपॉजिट। देखिए, मैंने आपको भी बताया कि बैंक में जब हम पैसा जमा करते हैं, डिपॉजिट करते हैं, तो बैंक उसके ऊपर इंटरेस्ट रेट देता है, कुछ ब्याज देता है। और बैंक जब किसी को लोन देता है तो बैंक उस व्यक्ति से फिर इंटरेस्ट लेता है, और जो इंटरेस्ट बैंक जो है लोन देने वाले व्यक्ति से लेता है, मतलब अगर बैंक जो है किसी को लोन दे रहा है, तो बैंक उससे जो लोन जो इंटरेस्ट लेगा, है ना, जो ब्याज लेगा, वो इंटरेस्ट रेट बैंक जो आपको दे रहा है इंटरेस्ट रेट सेविंग पे, उससे ज़्यादा होगा। तो ये जो दोनों का जो डिफरेंस है, दैट इज़ द इनकम ऑफ द बैंक। आई होप कि इट इज़ क्लियर टू यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिपॉजिट्स विद द बैंक आर बेनिफिशियल टू डिपॉजिटर्स एज वेल एज द नेशन, एग्जामिन द स्टेटमेंट। यहाँ पे फुल स्टॉप होना चाहिए नेशन के बाद। देखिए, जो बैंक में हम पैसे डिपॉजिट करते हैं, वो डिपॉजिटर्स के लिए तो फ़ायदा है ही। कैसे फ़ायदा है, क्योंकि जो है वो डिपॉजिटर्स को उस पर इंटरेस्ट मिलता है, और साथ ही साथ ये नेशन के लिए भी फ़ायदेमंद है। कैसे है, अभी डिस्कस करते हैं। पहला है बेनिफिट टू द डिपॉजिटर। देखिए, डिपॉजिटर को बेनिफिट कैसे मिलता है। बैंक एक्सेप्ट्स द डिपॉजिट्स एंड पेज इंटरेस्ट टू द डिपॉजिटर। अगर कोई भी व्यक्ति अपना पैसा बैंक में डिपॉजिट करता है, सेविंग करके रखता है, तो बैंक उस पर इंटरेस्ट देता है, और बैंक के पास आपका पैसा हमेशा सेफ रहता है। पीपल कैन विदड्रॉ द मनी एज एंड व्हेन दे रिक्वायर। और लोग जो है अपना पैसा जब चाहें तब जो है, जब ज़रूरत हो, निकाल सकते हैं।
अब यहाँ पे नेशन का क्या बेनिफिट है? अगर हम पैसे जो है बैंक में जमा कर रहे हैं तो मेरा तो बेनिफिट है, चलो इंटरेस्ट मिल रहा है मुझे। नेशन का, पूरे देश का क्या बेनिफिट है? बैंक यूज़ द मेजर प्रोपोर्शन ऑफ द डिपॉजिट टू एक्सटेंड लोन्स। जो हमारा पैसा बैंक में डिपॉजिट किया गया है उसका एक अच्छा खासा हिस्सा बैंक जो है वो लोन के रूप में लोगों को देता है। देयर इज़ अ ह्यूज डिमांड फॉर लोन और वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। हमारे कंट्री के अंदर अलग अलग एक्टिविटी करने के लिए, इकोनॉमिक एक्टिविटी, कोई दुकान खोलना चाहता है, कोई खेती करना चाहता है, कोई बिजनेस करना चाहता है, जो भी करना चाहता हो, लोगों को जो है लोन्स की ज़रूरत पड़ती है। और ये जो ह्यूज डिमांड है वो कैसे कंप्लीट होता है, कैसे पूरा होता है? हमारे दिए गए बैंक को डिपॉजिट्स के द्वारा। बैंक मीडिएट बिटवीन दोज हु हैव सरप्लस फंड, जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि जिसके पास ज़्यादा पैसा है और जिसके पैसे की ज़रूरत है, दोनों के बीच में मीडिएट करने का काम करता है बैंक। ठीक है। और देखिए, जब लोगों के लोन की ज़रूरत पूरी होगी, लोगों का डेवलपमेंट होगा, अल्टीमेटली किसका डेवलपमेंट होगा? इट विल बी द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द नेशन। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ डू बैंक्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन इकोनॉमी ऑफ इंडिया? बैंक जो है इकोनॉमी में कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं? फर्स्ट पॉइंट, बैंक्स कीप मनी ऑफ द पीपल इन इट्स सेफ कस्टडी। बैंक जो होते हैं वो अपने पैसे को, ठीक है, हमारे पैसे को, लोगों के पैसे को जो है वो सेफ रखते हैं, पहला काम। दूसरा, बैंक जो है हमारे डिपॉजिट्स के ऊपर हमें इंटरेस्ट देते हैं, ब्याज देते हैं। थर्ड, बैंक जो है जिसके पास ज़्यादा पैसे है और जिसे पैसे की ज़रूरत है, दोनों के बीच में मीडिएट करने का काम करते हैं। फोर्थ पॉइंट, बैंक जो है ज़्यादातर लोगों को जो है बहुत ही कम इंटरेस्ट पे जो है लोन प्रोवाइड करते हैं। फिफ्थ पॉइंट, बैंक्स जो है एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल सेक्टर को लोन दे करके उन्हें प्रमोट करने का काम करते हैं, उनका डेवलपमेंट करने का काम करते हैं, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर में भी लोन की ज़रूरत होती है, इंडस्ट्री को भी लोन की ज़रूरत होती है। सिक्स्थ पॉइंट, दे ऑल्सो प्रोवाइड फंड्स टू डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस। अलग अलग जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो ग्रुप्स हैं, उनको भी जो है, चाहे वो महिलाएं हों, चाहे कोई भी ग्रुप हो, उसको भी जो है लोन देने का काम जो है बैंक करते हैं। तो ये है कि बैंक का इम्पोर्टेंट रोल क्या है। नेक्स्ट पार्ट है टू डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशन। देखिए, क्रेडिट का मतलब यहाँ पे है लोन। तो लोन जब हम लेते हैं, क्रेडिट लेते हैं, किसी से उधार लेते हैं, दो चीज़ें हो सकती है, या तो हमारे साथ वो अच्छा हो सकता है या बुरा हो सकता है, दोनों हो सकता है। कैसे, डिस्कस करेंगे अभी। पहला क्वेश्चन है इसमें, मतलब टोटल क्वेश्चन नंबर 7, क्रेडिट कैन प्ले अ पॉजिटिव रोल, जस्टिफाई द स्टेटमेंट विद आर्ग्यूमेंट्स। या अगर क्वेश्चन इसी को पूछा गया है, एक्सप्लेन विद एन एग्जाम्पल हाउ क्रेडिट प्लेज अ वाइटल एंड पॉजिटिव रोल फॉर डेवलपमेंट। कि क्रेडिट जो है वो पॉजिटिव रोल कैसे प्ले करता है ना। तो देखिए, मीट्स द कैपिटल नीड ऑफ स्मॉल प्रोड्यूसर। क्रेडिट के द्वारा हम क्या करते हैं? वी कैन मीट द कैपिटल नीड ऑफ स्मॉल प्रोड्यूसर। ठीक है, जो छोटे प्रोड्यूसर्स हैं, जो छोटे सामान बनाने वाले जो लोग हैं, है ना, कोई मान लीजिए घर में जो है कोई छोटा मोटा सामान बनाता है, उसको जो है रॉ मटेरियल खरीदने के लिए पैसे नहीं है, वो बैंक से पैसे ले सकता है, क्रेडिट ले सकता है किसी से भी, और उसकी ज़रूरत जब पूरी हो जाएगी तो वो अपना जो बेनिफिट होगा उसमें से अपना वो जो है कर्ज जो है वो वापस कर देगा, अपना लोन वापस कर देगा, और बाकी बेनिफिट अपने पास रख लेगा। टू मीट द ऑन गोइंग एक्सपेंसेस ऑफ प्रोडक्शन। हमारा जो प्रोडक्शन हम जो भी कर रहे हैं, जो भी सामान बना रहे हैं, उसके ऊपर जो खर्च है उसको, उसकी ज़रूरत पूरी करने के लिए हम लोन ले सकते हैं। नई इंडस्ट्री या नए बिजनेस को शुरू करने के लिए हम लोन ले सकते हैं, है ना। इंक्रीज़ द अर्निंग ऑफ स्मॉल प्रोड्यूसर्स। लोन के द्वारा जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स हैं उनकी इनकम बढ़ सकती है ना। एक एग्जांपल आप इसमें दे सकते हैं, जैसे इसमें जो सेकंड क्वेश्चन है पूछा गया है ना, एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल हाउ क्रेडिट प्लेज अ वाइटल रोल। तो इसमें एक एग्जांपल ले सकते हैं, आपके बुक में एक एग्जांपल दिया हुआ है सलीम का। आई होप कि आपको ये याद होगा, आपने बुक पढ़ा होगा तो, कि सलीम जो है वो जूते बनाता था, है ना, और उसको एक फेस्टिवल सीजन में कुछ जूते बनाने के, शूज़ बनाने के ऑर्डर मिलते हैं, उसके पास पैसे नहीं रहते हैं, तो क्रेडिट लेता है किसी से और वो क्या करता है, शू बनाता है, और जो बेनिफिट होता है उसमें से अपना क्रेडिट जो है वो, जो लोन लिया होता है वो वापस कर देता है, और बाकी बेनिफिट वो अपने पास रख लेता है। तो ये जो क्रेडिट है वो कई बार हमारे लिए पॉजिटिव रोल प्ले करता है, लेकिन कई बार ये निगेटिव रोल भी प्ले करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्रेडिट कैन प्ले अ निगेटिव रोल, जस्टिफाई द स्टेटमेंट विद आर्ग्यूमेंट्स। और क्रेडिट समटाइम्स पुशेस द बोरोवर इनटू अ सिचुएशन फ्रॉम विच रिकवरी इज़ वेरी पेनफुल। कई बार क्या होता है, क्रेडिट जब हम लेते हैं, लोन लेते हैं, लोन और क्रेडिट सेम है ना, इसमें आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। तो जब हम क्रेडिट लेते हैं किसी से, तो कई बार ऐसी कंडीशन में फंस जाते हैं जहाँ से निकलना बहुत जो है पेनफुल हो जाता है। कैसे? देखिए, मान लीजिए अगर आपने किसी से क्रेडिट लिया है ना, और आपने खेती करने के लिए क्रेडिट लिया, और आपने जो है फसल उगाया और नेचुरल कैलेमिटीज़ आ गई, है ना, तो जैसे बाढ़ आ गया,
है ना, भूकंप आ गया, सूखा पड़ गया और आपकी फसल ख़राब हो गई, तो आप क्या अपना जो है लोन वापस कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपने इस उम्मीद में लोन लिया था कि फसल होगी, फसल को बेचेंगे और अपना लोन वापस कर लेंगे, लेकिन फसल तो ख़राब हो गई नेचुरल कैलेमिटीज़ की वजह से। तो ड्यूरिंग नेचुरल कैलेमिटीज़ क्रेडिट रीपेमेंट इज़ पेनफुल टू द फार्मर। सेकेंड, स्मॉल प्रोड्यूसर्स कंपेल्ड टू सेल अ पार्ट ऑफ लैंड फॉर रिपेमेंट। कई बार इतना ये बुरा हो जाता है कि इतने परेशान हो जाते हैं स्मॉल प्रोड्यूसर्स, स्मॉल जो है फार्मर्स, कि उनको अपना लोन वापस करने के लिए, अपना क्रेडिट चुकाने के लिए जो है उन्हें अपने ज़मीन का एक टुकड़ा तक बेचना पड़ जाता है। दिस इज़ वेरी पेनफुल सिचुएशन। थर्ड पॉइंट है क्रेडिट पुशेस द बोरोवर टू डीप डेट ट्रैप। ठीक है, कई बार जो है जो कर्ज होता है वो बोरोवर को जो है ना, जो पैसा जो लिया गया है उसको डेट ट्रैप में फंसा देता है, कर्ज के जाल में, कि एक कर्ज लिया, एक उसने लोन लिया, उसको नहीं चुका पाया, फिर उसके बाद से एक और लोन लेता है उस पिछले लोन को चुकाने के लिए, फिर वो फंसता चला जाता है, लोन के ऊपर लोन के ऊपर लोन, है ना, क्रेडिट के ऊपर क्रेडिट। फोर्थ पॉइंट है द बोरोवर रीचेस टू वर्स देन बिफोर। और जब ऐसी कंडीशन आती है तो जो बोरोवर है, जो उधार लेने वाला है, जो क्रेडिट लेने वाला है, वो अपने पहले वाली कंडीशन से भी ख़राब कंडीशन में चला जाता है। जनरली हम क्रेडिट इसलिए लेते हैं कि हमारी कंडीशन सुधर जाए, लेकिन कई बार क्रेडिट ऐसा कंडीशन प्ले कर देता है कि आप जो है पिछले कंडीशन से भी जो है ख़राब कंडीशन में चले जाएंगे। अब इसमें एक एग्जांपल स्वप्ना का है, एक स्मॉल फार्मर, जो आपके बुक में एग्जांपल दिया हुआ है कि स्वप्ना जो है कैसे जो है डेट ट्रैप में फंस जाती है और फाइनली उसे अपने ज़मीन को ही बेचना पड़ जाता है। ठीक है, तो आप ये दोनों एग्जाम्पल देख लीजिएगा, एक सलीम का और एक स्वप्ना का। नाइन्थ क्वेश्चन है एग्जामिन एनी थ्री सिचुएशन इन विच क्रेडिट पुशेस द बोरोवर इनटू अ डेट ट्रैप। डेट ट्रैप का मतलब अभी मैंने आपको डिस्कस किया, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि डेट ट्रैप का मतलब ये होता है कि आप मान लीजिए आपने किसी से 1,000 रुपये क्रेडिट लिया और आपने इसलिए लिया कि खेती करना है ना, कुछ क्रॉप ग्रो करना है, और वो नेचुरल कैलेमिटीज़ की वजह से पूरी फसल बर्बाद हो गई। फिर आपको 1,000 रुपये वापस तो करने हैं, फिर आप क्या करेंगे, 2,000 रुपये लेंगे किसी से। क्यों? क्योंकि जो है इस बार भी फसल उगानी है, पिछला जो है जो क्रेडिट लिया था आपने उसको भी चुकाना है, और इस तरीके से आप जो है ना डेट ट्रैप में फंस जाते हैं, कर्ज के ऊपर कर्ज लेते चले जाते हैं। तो एग्जामिन एनी थ्री सिचुएशंस इन विच क्रेडिट पुशेस द बोरोवर इनटू डेट ट्रैप। तो कब कब ऐसी कंडीशन हो सकती है? पहला, अगर आपने लोन जो है वो इनफॉर्मल सेक्टर से लिया है तो आप डेट ट्रैप पे फंस सकते हैं। इनफॉर्मल क्या होता है? देखिए, दो टाइप के सेक्टर होते हैं लोन के। एक होता है फॉर्मल, दूसरा होता है इनफॉर्मल। फॉर्मल का मतलब ये होता है जहाँ पे रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, जैसे बैंक्स वगैरह से है ना, बैंक से जो है आप लोन लेते हैं, किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी से लेते हैं, वहाँ पे रूल रेगुलेशन है कि कब आपको कितना पेमेंट करना है, इंटरेस्ट रेट जनरली वहाँ पे कम होता है ना, और वो किसी आरबीआई के द्वारा उनको मॉनिटर किया जाता है। जो इनफॉर्मल सेक्टर होते हैं जैसे लैंडलॉर्ड है, मनी लेंडर हैं, आपके रिलेटिव्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, ये लोग इनफॉर्मल सेक्टर वाले हैं, है ना। ये जो है आपको लोन देते हुए कह देंगे कि जाओ, जब मन करे तब देना, जब पैसे होंगे तब देना, और हो सकता है कि 2-4 दिन बाद टपक जाएँ कि लाओ भाई अपना पैसा वापस करो, हम जो पैसा आपको दिए थे, नहीं दोगे तो फिर झगड़ा करेंगे आपसे, है ना। तो ये इनफॉर्मल सेक्टर है। तो कई बार इनफॉर्मल सेक्टर के जो लोन होते हैं वो आपको डेट ट्रैप में फंसाते हैं। सेकेंड पॉइंट, लैक ऑफ प्लानिंग रिजल्ट्स इन डेट ट्रैप, है ना। अगर आप जो है बिना प्लानिंग के अगर आप क्रेडिट ले रहे हैं, आपने पैसे ले लिए, आपकी प्लानिंग ही नहीं है कि पैसे को कैसे कैसे यूज करना है, तो भी आप डेट ट्रैप में फंस सकते हैं। थर्ड पॉइंट है डिफ़िकल्टी इन रीपेइंग लोन ड्यू टू सर्टेन सर्कमस्टांसेस। मान लीजिए आपके लाइफ में कुछ ऐसी कंडीशंस आ गई, है ना, जिसकी वजह से जो है आप लोन नहीं पे कर पा रहे हैं, रीपे नहीं कर पा रहे हैं, तो भी जो है आप डेट ट्रैप में फंस जाएंगे। और फोर्थ पॉइंट है हायर इंटरेस्ट रेट। कई बार जो है जो हम लोन लेते हैं, क्रेडिट लेते हैं, उस पर इंटरेस्ट रेट इतना हाई होता है कि आपकी जो इनकम है उससे ज़्यादा तो जो है आपका जो है हर महीने पे करने की ज़रूरत पड़ जाती है। तो ये जो हायर इंटरेस्ट रेट है ये भी आपको डेट ट्रैप में फंसा सकता है। तो ये है कुछ एग्जांपल्स कि आप डेट ट्रैप में कब फंस सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है टर्म्स ऑफ क्रेडिट। टर्म्स ऑफ क्रेडिट, एक्सप्लेन द 3 इंपॉर्टेंट टर्म्स ऑफ क्रेडिट। देखिए, टर्म्स ऑफ क्रेडिट क्या होता है, इसमें 3 लिखा हुआ है, वैसे 4 टर्म्स ऑफ क्रेडिट होते हैं, ठीक है, और एग्जाम में 4 आ सकते हैं। टर्म्स ऑफ क्रेडिट क्या होता है कि जैसे अगर आप मान लीजिए कि बैंक के पास जाते हैं लोन लेने के लिए, तो बैंक ऐसा तो है नहीं कि आप कहेंगे कि मुझे जो है 1,00,000 रुपये लोन चाहिए या 1,00,000 रुपये क्रेडिट चाहिए और बैंक आपको निकाल करके तुरंत दे देगा। कुछ फॉर्मेलिटीज़ की जाती हैं, तो जो फॉर्मेलिटीज़ उसके पहले होती हैं उसी को हम टर्म्स ऑफ क्रेडिट बोलते हैं। इसमें जो पहला है वो है इंटरेस्ट रेट। एवरी लोन एग्रीमेंट स्पेसिफाइज एन इंटरेस्ट रेट विच द बोरोवर मस्ट पे द लेंडर अलॉन्ग विद द रीपेमेंट ऑफ द प्रिंसिपल अमाउंट। जब भी हम किसी बैंक से
कुछ पैसे लोन के रूप में लेते हैं, क्रेडिट के रूप में लेते हैं, तो बैंक आपको ये भी बताता है कि जो पैसे आप हमसे ले रहे हैं इस पे आप कितना इंटरेस्ट देंगे। ऐसा तो नहीं है कि अगर आपने 1 लाख रुपीज़ जो है क्रेडिट के रूप में लिया तो आप 1 लाख रुपये ही लौटाएंगे, नहीं, आपको ज़्यादा लौटाने हैं। कुछ इंटरेस्ट होगा, वो 5% हो सकता है, 10% हो सकता है, 15% हो सकता है ना। तो इंटरेस्ट आपको जो है साथ में देना होगा। तो पहली चीज़ जो होती है टर्म्स ऑफ क्रेडिट, उसमें इंटरेस्ट रेट फिक्स किया जाता है कि इंटरेस्ट रेट कितना होगा। सेकेंड है कोलेट्रल। द लेंडर में डिमांड कोलेट्रल अगेंस्ट द लोन। अगर आप बैंक के पास जाते हैं लोन लेने के लिए, तो बैंक आपको ऐसे तो थोड़े ना दे देगा कि जो है हाँ ले जाइए। अगर मान लीजिए बैंक को ये भी तो डर रहता है कि अगर आप अपना लोन नहीं चुकाएं तो फिर क्या होगा, है ना, वो आपसे आके झगड़ा तो करेगा नहीं। तो बैंक जो है आपसे कुछ कोलेट्रल लेता है। कोलेट्रल क्या होता है? गिरवी। जैसे मान लीजिए कि आपके पास अपना घर है, आपने अपने घर के पेपर्स जो है, अपने होम घर के पेपर्स जो है आपने उसे बैंक को दे दिया कि आप मुझे लोन दे दो, ये मेरे घर के पेपर्स हैं, आप रख लो, अगर मैं लोन नहीं चुका पाया मेरा घर बेच देना और अपना लोन चुका लेना, अपना पैसा वापस ले लेना खरीद करके, बेच करके, है ना। या कोई व्हीकल्स है, गाड़ी है, कोई ज़मीन है, कुछ भी हो सकता है ना। कोलेट्रल के रूप में गहने हो सकते हैं। तो लोग कोलेट्रल जो है बैंक के पास रखते हैं, बैंक्स जो है उसकी डिमांड करते हैं कोलेट्रल की। थर्ड जो है वो है डॉक्यूमेंटेशन, कुछ पेपर वर्क, है ना। डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर है, जिसपे आपके सिग्नेचर की ज़रूरत पड़ती है ना, कि आपने इतने रुपए लोन लिए, इतने इंटरेस्ट रेट पे लोन लिए, आपने ये कोलेट्रल रखा है, जो भी चीज़ है सारे टर्म्स एंड कंडीशन उस पेपर पे लिखे होते हैं, ये डॉक्यूमेंटेशन है। और जो फोर्थ पॉइंट है वो है मोड ऑफ रीपेमेंट एंड इट्स ड्यूरेशन ऑफ रिटर्न टू द एडियर, मतलब टू बी एरियड। देखिए इसमें क्या है कि आप जब लोन ले लेते हैं तो फिर ये भी तय किया जाता है कि आप पैसा वापस कैसे करेंगे, है ना। हर महीने वापस करेंगे, 1 साल में एक बार वापस करेंगे, है ना, या जो है एक साथ पूरा वापस करेंगे। इंटरेस्ट रेट के साथ, मतलब कितना ईएमआई होगा, हर महीने आपको कितने रुपए पे करने हैं वापस बैंक को। तो ये मोड ऑफ रीपेमेंट है ना, कि किस तरीके से और कितने ड्यूरेशन में आप जो है जो लोन लिए हैं आपने वो 2 साल में वापस करना है कि 3 साल में वापस करना है या 5 साल में वापस करना है। तो ये 4 टर्म्स ऑफ क्रेडिट हैं: इंटरेस्ट रेट, कोलेट्रल, डॉक्यूमेंटेशन, मोड ऑफ रीपेमेंट। आई होप कि आपको याद रहेगा। नहीं याद रहेगा तो मैंने एक नीचे ट्रिक लिखा हुआ है, डोकोमो इंटरनेट, है ना। एक डोकोमो का सिम पहले आया करता था, डोकोमो इंटरनेट। डो मतलब डॉक्यूमेंटेशन, CO मतलब कोलेट्रल, MO मतलब मोड ऑफ रीपेमेंट, और इंटरनेट को आप जोड़िएगा इंटरेस्ट रेट से। तो आई होप कि आपको ये याद रहेगा। अगला है फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट इन इंडिया। फॉर्मल सेक्टर मैंने अभी आपको बताया था, जो बैंक्स वगैरह होते हैं, है ना। क्वेश्चन देखिए, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सुपरवाइजेज द फंक्शनिंग ऑफ फॉर्मल सोर्सेज ऑफ लोन्स, सपोर्ट द स्टेटमेंट विद एग्जांपल। कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो होता है वो फॉर्मल सोर्सेज ऑफ लोन को सुपरवाइज करता है, इस स्टेटमेंट को आपको समझाना है। या नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द सिग्निफिकेंस ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करता है, वो हमारे जो फॉर्मल सोर्सेज ऑफ लोन हैं, जो बैंक्स हैं, कोऑपरेटिव्स हैं, इनको सुपरवाइज करता है। कैसे करता है? द RBI supervises the functioning of formal sources of loan, banks, cooperatives. Second point, RBI monitors the banks in actually maintaining the cash balance. हर बैंक को जो है ऐसा नहीं है कि अगर 1 लाख रुपए डिपॉजिट आता है तो पूरा 1 लाख रुपए बैंक जो है वो लोन दे देगा। कल को कोई वापस अपना पैसा मांगने आ गया, डिपॉजिट लेने आ गया, तो फिर कैसे वो वापस करेगा। तो बैंक्स को जो है एक कैश बैलेंस अपना मेंटेन करके रखना होता है। वो सुपरवाइज कौन करेगा? RBI करेगा। थर्ड पॉइंट, RBI ensures that banks give loan not just to profit making business and traders but also to small cultivators and small scale industries and farmers also. RBI ये भी देखता है कि कहीं बैंक सिर्फ ऐसे लोगों को तो लोन नहीं दे रहे हैं जिनसे उनको खूब प्रॉफिट मिले, जैसे बड़े बिजनेसमैन हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। बैंक्स को उन लोगों को भी लोन देना है जो छोटे स्केल पे जो है स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर्स हैं, किसान हैं, छोटे किसान हैं, है ना, उनको भी लोन देना है। तो बैंक देखता है कि ये काम किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है। फोर्थ पॉइंट है, पीरियडिकली बैंक्स हैव टू सबमिट इन्फॉर्मेशन टू RBI ऑन हाउ मच दे आर लेंडिंग टू हुम एंड एट व्हाट इंटरेस्ट। समय समय पे बैंक्स को ये बताना होता है RBI को कि वो कितने लोगों को लोन दे रहे हैं, किस इंटरेस्ट रेट पे लोन दे रहे हैं, कितने अमाउंट का लोन दे रहे हैं। ये सारी जानकारी RBI को देनी पड़ती है बैंक के द्वारा। और लास्ट पॉइंट है, RBI सुपरवाइजेस वेदर बैंक्स मेंटेन मिनिमम कैश बैलेंस आउट ऑफ द डिपॉजिट दे रिसीव। RBI ये मॉनिटर करता है कि बैंक जो है वो मिनिमम कैश बैलेंस मेंटेन करके रख रहे हैं कि नहीं रख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12, हाउ कैन द फॉर्मल सेक्टर लोन्स बी मेड बेनिफिशियल फॉर पुअर फार्मर्स एंड वर्कर्स, सजेस्ट एनी 5 मेजर्स। जो फॉर्मल सेक्टर लोन है, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा, फॉर्मल सेक्टर लोन बैंक्स वगैरह, है ना, बैंक वगैरह से जो लोन मिलता है वो कैसे जो है पुअर फार्मर्स और वर्कर्स के लिए बेनिफिशियल हो सकता है। आपको कोई 5 जो है चीज़ें सजेस्ट करनी है। पहला है
कि वी कैन क्रिएट अवेयरनेस टू फार्मर्स अबाउट फार्मर सेक्टर लोन। देखिए ज़्यादातर जो किसान होते हैं ना वो बैंक नहीं जाते हैं लोन लेने के लिए, है ना, उनको डर लगता है या उनके पास बैंक अकाउंट नहीं होते हैं। तो पहली जो ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि हम बैंक जो किसान हैं उनके अंदर जो है एक अवेयरनेस डेवलप करें कि आप बैंक से जा करके फॉर्मल सेक्टर से जा करके लोन लीजिए। दूसरा, प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग लोन्स शुड बी मेड ईजियर। बैंक के लिए भी ज़रूरी चीज़ है कि वो जो लोन देने का जो प्रोसेस है उसको थोड़ा सा इजी बनाए। ऐसा ना हो कि किसान परेशान होकर के कहे कि हटाओ यार बैंक से हम लोन लेंगे ही नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये जो प्रोसेस है इसको सिंपल होना चाहिए, फास्ट होना चाहिए, जब ज़रूरत पड़े तुरंत उसको लोन मिल जाए, टाइमली होना चाहिए। इसके अलावा जो है ज़्यादातर जो बैंक्स होने चाहिए वो जो है रूरल एरिया में खुले। जितने भी नेशनलाइज्ड बैंक हैं, सरकारी बैंक हैं, कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, वो जो है रूरल एरिया में ओपन हो। ऐसा ना हो कि किसान को जो है गांव से बार बार शहर आना पड़ रहा है अपना लोन लेने के लिए या पेपर वर्क करने के लिए। तो रूरल एरियाज़ में जो है बैंक्स का होना बहुत ज़रूरी है। फिफ्थ पॉइंट, बैंक्स एंड कोऑपरेटिव्स शुड इंक्रीज फैसिलिटी ऑफ प्रोवाइडिंग लोन्स सो दैट डिपेंडेंस ऑन इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट रिड्यूसेस। बैंक्स और कोऑपरेटिव्स को अपनी तरफ से भी चाहिए कि वो लोन प्रोवाइड करने की जो फैसिलिटी है उसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं, ताकि लोगों की जो इनफॉर्मल सोर्सेज पे डिपेंडेंसी है, मतलब मनी लेंडर से उधार लेने की ज़रूरत, किसी जो है लैंडलॉर्ड से उधार लेने की ज़रूरत, ये जो डिपेंडेंसी है इनफॉर्मल सोर्सेज पे ये कम हो। सिक्स्थ पॉइंट, बेनिफिट्स ऑफ लोन्स शुड बी एक्सटेंडेड टू पुअर फॉर्मल एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़। जो बेनिफिट है लोन का ये सिर्फ जो है बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को नहीं मिलना चाहिए, छोटे किसानों को, छोटे स्केल के जो इंडस्ट्री वाले लोग हैं इनको भी मिलना चाहिए। सेवेंथ पॉइंट, वाइल फॉर्मल सेक्टर लोन्स नीड्स टू एक्सपेंड, इट इज़ ऑल्सो नेसेसरी दैट एवरीवन रिसीव दिस लोन्स। ये जो है फॉर्मल सेक्टर का जो लोन है उसको और ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत है ताकि जो है हर किसी को ये लोन मिल सके। तो ये था क्वेश्चन नंबर 12, फॉर्मल सेक्टर लोन इज़ बेनिफिशियल फॉर पुअर फार्मर्स एंड वर्कर्स। 13th क्वेश्चन है, द क्रेडिट एक्टिविटीज़ ऑफ द इनफॉर्मल सेक्टर शुड बी डिस्करेज्ड। अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा कि फॉर्मल सेक्टर को इंक्रीज़ करना है, इनकरेज करना है, और यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे कि इनफॉर्मल सेक्टर जो है उसको हमको डिस्करेज करना है। इनफॉर्मल सेक्टर मतलब जो किसी रूल रेगुलेशन से बाइंड नहीं होते हैं। जैसे आपके गांव में कोई मनी लेंडर है, कोई जो है दुकानदार है जो पैसे उधार पे देता है, वो ज़्यादा इंटरेस्ट लेता है, कोई जो है लैंडलॉर्ड है ना, जब बड़े ज़मीन का मालिक है वो भी उधार दे रहा है पैसे। तो ये जो इनफॉर्मल सेक्टर है इसको डिस्करेज करने की ज़रूरत है। क्यों? देखिए, फर्स्ट पॉइंट है, मोस्ट लोन्स फ्रॉम इनफॉर्मल लेंडर्स कैरी अ वेरी हाई इंटरेस्ट रेट एंड डू लिटिल टू इंक्रीज द इनकम ऑफ बोरोवर्स। ज़्यादातर जो इनफॉर्मल सेक्टर वाले जो लोन देने वाले लोग होते हैं ये बहुत ही हाई इंटरेस्ट पे लोन देते हैं, है ना। इतना हाई इंटरेस्ट होता है कि जो बोरोवर होता है वो प्रॉब्लम में पड़ जाएगा। हाई कॉस्ट ऑफ बोरोविंग मीन्स अ लार्जर पार्ट ऑफ अर्निंग ऑफ द बोरोवर इज यूज टू रिपे द लोन। ज़्यादा अगर मान लीजिए इंटरेस्ट रेट है तो ईएमआई जो होगी हर महीने जो उसको वापस पे करना है वो अमाउंट भी ज़्यादा होगा, और उसकी जो इनकम होगी किसान की या छोटे जो है छोटे इंडस्ट्रियलिस्ट की, वो उसकी इनकम का एक अच्छा खासा हिस्सा जो है लोन को रीपे करने में ख़त्म हो जाएगा। थर्ड पॉइंट, इन सर्टेन केसेस द हाई इंटरेस्ट रेट ऑफ बोरोविंग कैन मीन दैट अमाउंट टू बी रीपेड इज़ ग्रेटर देन इनकम ऑफ द बोरोवर। कई बार ऐसा भी होता है कि उसको जो हर महीने पे करना है, हर महीने उसे 1,000 रुपये पे करना है, और उसकी इनकम ही हर महीने की 700 रुपये 800 रुपये है ना, 700-800 रुपीज़। तो उसकी जितनी इनकम नहीं है उससे ज़्यादा तो उसको हर महीने पे करना है, वो कहाँ से करेगा वो, है ना। फाइनली वो डेट ट्रैप में फंस जाएगा, ज़मीन बेचना पड़ जाएगा उसको अपनी। फोर्थ पॉइंट, द पुअर हाउस होल्ड्स हैव टू पे अ लार्ज अमाउंट ऑफ बोरोइंग। जो गरीब घर वाले लोग हैं, जो पुअर हाउस होल्ड हैं, उनको जो है अपनी बोरोइंग का जो है हैव टू पे अ लार्ज अमाउंट ऑफ बोरोइंग, है ना। ज़्यादातर उनको हिस्सा जो है उधार के रूप में देना पड़ता है सॉरी कर्ज में देना पड़ता है। फिफ्थ पॉइंट, 85% ऑफ द लोन टेकन बाई पुअर हाउस होल्ड इन द अर्बन एरियाज़ आर फ्रॉम इनफॉर्मल सोर्सेज। देखिए, ज़्यादातर जो गरीब लोग हैं गाँव के अंदर, शहरों के अंदर भी ध्यान रखिएगा, वो अपना लोन किससे लेते हैं? इनफॉर्मल सोर्सेज से। 85% पुअर पीपल फ्रॉम अर्बन एरियाज़ आर टेकिंग लोन फ्रॉम इनफॉर्मल सोर्सेज। सिक्स्थ पॉइंट है, चीप एंड अफोर्डेबल क्रेडिट इज़ क्रूशियल फॉर कंट्रीज डेवलपमेंट। सस्ता और अफोर्डेबल क्रेडिट जो है वो पूरे देश की डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है। 14th क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंस ऑफ फॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट। उम्मीद है कि ये आंसर आप अपने आप लिख लेंगे। देखिए, फॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट क्या करता है? चीप क्रेडिट है, सस्ता है। उसके बाद से क्रेडिट एट अफोर्डेबल रेट है थ्रू द फॉर्मल सोर्सेज। थर्ड पॉइंट, टर्म्स एंड कंडीशन जो है इसके रेगुलेटेड होते हैं गवर्नमेंट के द्वारा।
फोर्थ पॉइंट, क्रेडिट फ्रॉम द फॉर्मल सोर्सेज आर फेवरेबल। ये सब पॉइंट्स अब आप इजीली अपने मन से लिख सकते हैं। लो इंटरेस्ट रेट है ना, इट इज़ रेगुलेटेड बाय द गवर्नमेंट और RBI। 15th क्वेश्चन, वाई इज़ चीप एंड अफोर्डेबल क्रेडिट इंपॉर्टेंट फॉर द कंट्रीज डेवलपमेंट। क्यों जरूरी है, कैसे जरूरी है? देखिए, पहला, चीप एंड अफोर्डेबल क्रेडिट वुड लीड टू हायर इनकम। अगर आपको सस्ता लोन मिल जाता है तो आपकी इनकम क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। सेकेंड पॉइंट, मेनी पीपल कुड बोरो फॉर अ वेराइटी ऑफ नीड्स। ज़्यादातर लोग जो है अपनी अलग अलग ज़रूरतों के लिए लोन ले पाएंगे आराम से। इसके अलावा लोग एग्रीकल्चर में, बिजनेस में, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में जो है इन्वेस्ट करने के लिए इनकरेज होंगे। क्यों? क्योंकि जो है लोन ईजिली मिल जा रहा है, कम रेट पे मिल जा रहा है। फोर्थ पॉइंट, इट इनेबल्स मोर इन्वेस्टमेंट विच विल लीड टू एक्सेलरेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। और जितना सस्ता लोन मिलेगा, जितने ज़्यादा लोग लोन ले पाएंगे, उतना ही जो है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बढ़ेंगी, है ना। और एफोर्डेबल क्रेडिट अगर है, चीप क्रेडिट है, तो फिर जो है जो डेट ट्रैप का जो प्रॉब्लम है कि लोग कर्ज में फंस जाते हैं, वो प्रॉब्लम जो है वो नहीं होगा, है ना। इट वुड एंड द साइकिल ऑफ डेट ट्रैप। 16th क्वेश्चन है, एक्सप्लेन एनी 3 रीज़न फॉर द बैंक्स एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी टू इंक्रीज देयर लैंडिंग फैसिलिटी इन रूरल एरियाज। कोई 3 रीज़न बताइए कि बैंक और कोऑपरेटिव सोसाइटी को क्यों अपना जो है लैंडिंग फैसिलिटी, जो कर्ज देने का जो फैसिलिटी है, ये रूरल एरियाज़ में बढ़ाना चाहिए। तो ये तो आंसर अभी तक आपको समझ में आ ही गया होगा। देखिए, बैंक्स और कोऑपरेटिव जो हैं, दे हेल्प टू इंक्रीज द हायर इनकम। बैंक और कोऑपरेटिव जो होते हैं वो लोन देंगे तो लोगों की इनकम क्या होगी, बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? क्योंकि दे गिव द लोन्स ऑन अ चीप क्रेडिट ऑन अ लो इंटरेस्ट रेट, है ना। इट हेल्प्स इन बोरोइंग थिंग्स ऑफ देयर नीड्स इन चीप रेट, है ना, कम रेट पे जो है बोरोइंग देते हैं। थर्ड पॉइंट, फार्मर्स जो है वो क्रॉप ग्रो कर सकते हैं, लोग बिजनेस कर सकते हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कर सकते हैं। इसके अलावा कंट्री के डेवलपमेंट के लिए भी जो है क्रेडिट इंपॉर्टेंट है कि वो सस्ता क्रेडिट हो, सस्ता लोन हो। फिफ्थ पॉइंट, ज़्यादातर जो लोन है वो इनफॉर्मल लेंडर से लोग लेते हैं, गांव के लोग, है ना, और वो हाई इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं। और इससे प्रॉब्लम क्या होता है कि जो बोरोवर्स की जो अच्छी खासी इनकम है वो लोन को रीपे करने में ख़त्म हो जाती है। इसके अलावा अगर जो है बैंक्स और कोऑपरेटिव जो है, अगर वो लोन फैसिलिटी अगर गाँव में देंगे ज़्यादातर लोगों को, तो लोगों की इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट से डिपेंडेंसी क्या होगी, कम होगी, इट विल रिड्यूस। नेक्स्ट पॉइंट है सेल्फ हेल्प ग्रुप फॉर द पुअर। क्वेश्चन पूछा गया है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ द रूरल पुअर। सजेस्ट एनी 3 वेज टू मेक देम पॉपुलर फॉर सोशल इशूज़। सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होते हैं, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए, सेल्फ हेल्प ग्रुप जो होते हैं, दे हेल्प द बोरोवर्स ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ लैक ऑफ कोलेट्रल। मैंने आपको बताया था टर्म्स ऑफ क्रेडिट में कि कोलेट्रल देना पड़ता है। बैंक से जब आप लोन लेते हैं या किसी ऐसे इंस्टीट्यूशन से लोन लेते हैं, तो आपको एक कोलेट्रल देना होता है कि अगर मैं ये अपना वापस नहीं कर पाया लोन, तो आप ये ज़मीन बेच लीजिएगा, ये घर ले लीजिएगा, है ना, ये गहने रख लीजिएगा। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप जो होते हैं वो जो है आपसे कोलेट्रल नहीं मांगते हैं, ठीक है। तो जो गांव के लोग हैं उनको कोलेट्रल की प्रॉब्लम से छुट्टी मिल जाती है। बोरोवर्स कैन गेट टाइमली लोन्स फॉर अ वेराइटी ऑफ पर्पस एंड एट अ रीजनेबल इंटरेस्ट रेट। जो सेल्फ हेल्प ग्रुप में जो मेंबर है वो लोन जो है बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट पे और अलग अलग पर्पस के लिए टाइमली ले सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके अलावा सेल्फ हेल्प ग्रुप की मदद से जो महिलाएं होती हैं वो सेल्फ रिलायंट होती हैं, आत्मनिर्भर हो जाती हैं, है ना। उनको किसी से और के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। सेल्फ हेल्प ग्रुप में जिसकी वो मेंबर हैं उससे ईजिली वो जो है लोन ले सकती हैं। फोर्थ पॉइंट, द रेगुलर मीटिंग ऑफ ग्रुप प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म टू डिस्कस एंड एक्ट ऑन ए वेराइटी ऑफ सोशल इशूज़। जो सेल्फ हेल्प ग्रुप की जो मेंबर होती हैं ना, जनरली इसमें क्या होती है, 15-20 महिलाएं होती हैं इसकी मेंबर। तो वो लोग जब अपना मीटिंग करती हैं तो उसमें बहुत सारे सोशल इश्यूज़ जैसे हेल्थ है, न्यूट्रिशन है, डोमेस्टिक वायलेंस है, इन सब चीज़ों पे वो डिस्कशन कर पाती हैं। तो ये है सेल्फ हेल्प ग्रुप का इंपॉर्टेंस। अब सेल्फ हेल्प ग्रुप अच्छे से समझेंगे हम लोग क्या होता है। एक क्वेश्चन पूछा गया है, इमेजिन योर सेल्फ टू बी XYZ अ मेंबर ऑफ अ वीमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप, एनालाइज द वे थ्रू विच योर ग्रुप प्रोवाइड्स लोन टू द मेंबर। या सेल्फ हेल्प ग्रुप हेल्प टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ लैक ऑफ कोलेट्रल सिक्योरिटी, जो भी हम लोगों ने डिस्कस किया। या एक्सप्लेन द रोल ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप इन द रूरल इकोनॉमी। देखिए, व्हाट इज सेल्फ हेल्प ग्रुप? सेल्फ हेल्प ग्रुप पूल देयर सेविंग्स। सेल्फ हेल्प ग्रुप जो होते हैं अपने सेविंग को इकट्ठा करते हैं। और एक टिपिकल सेल्फ हेल्प ग्रुप में 15 से 20 मेंबर होते हैं। जनरली जो है वो अपने आसपास के ही लोग होते हैं। ऐसा नहीं होता है कि एक जो एक शहर का है दूसरा मेंबर दूसरे शहर का है, नहीं, आस पड़ोस के ही लोग होते हैं, सब एक ही मोहल्ले के जनरली लोग होते हैं, है ना। इसमें सेविंग्स जो होती हैं वो कितना करते हैं, वो डिपेंड करता है कि उनकी इनकम कितनी है ना, या उनकी सेविंग कितनी हो पा रही है। वो 25 रुपीज़ भी हो सकता है, 100 रुपीज़ भी हो सकता है, उससे भी ज़्यादा हो सकता है। इसके अलावा मेंबर जो है, जो उस मेंबर हैं, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप के जो 15-20 मेंबर हैं जो सेविंग कर रहे हैं, दे कैन टेक द स्मॉल लोन फ्रॉम द ग्रुप इटसेल्फ। अगर मान लीजिए उसमें से हर व्यक्ति जो है 20 रुपये 25 रुपये जो है हर महीने जो है सेविंग कर रहा है या हर दिन सेविंग कर रहा है,
और उसे कभी ज़रूरत पड़ती है लोन की, घर में कोई ज़रूरत है, तो वो उस ग्रुप में जो पैसे इकट्ठे किए गए हैं एक तरीके से, वो उससे उसी ग्रुप से वो पैसा जो है वो लोन के रूप में ले सकता है। और जब वो पैसा वापस करेगा तो बहुत ही एक लो इंटरेस्ट रेट, बहुत ही नॉमिनल इंटरेस्ट रेट के साथ उसे वापस करना होता है। और साथ ही साथ उसे कोई कोलेट्रल नहीं देना है, कोई चीज़ गिरवी नहीं रखनी है, क्योंकि सब एक दूसरे को जानते हैं वहाँ पे, है ना। और 1-2 साल बाद अगर ये ग्रुप रेगुलरली अपना काम अच्छे से कर रहा है, सेविंग्स अच्छे से कर रहा है, तो दिस ग्रुप कैन अवाइल द लोन फ्रॉम द बैंक्स ऑल्सो। बैंक इनको लोन दे देता है। क्यों? क्योंकि हर सेल्फ हेल्प ग्रुप का एक अकाउंट होता है बैंक में। बैंक देखता है कि ये ग्रुप जो है अच्छे से, हर कोई मेंबर जो है अपने पैसे जो है आराम से सेविंग कर पा रहा है कि नहीं, अगर कोई लोन ले रहा है तो ईजिली जो है उसे रीपे कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। अगर इनका काम पूरा रेगुलर है, अच्छे से सेविंग हो रही है, तो बैंक्स कैन प्रोवाइड द लोन टू दिस ग्रुप ऑल्सो। 19th क्वेश्चन, एक्सप्लेन द रोल ऑफ क्रेडिट फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। क्रेडिट का क्या रोल है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए? क्रेडिट इज रिक्वायर्ड फॉर बाई ऑल द 3 सेक्टर्स। कौन कौन से सेक्टर होते हैं इकोनॉमी के? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। कोई भी सेक्टर हो, हर सेक्टर को जो है रोल इसकी जो है क्रेडिट की ज़रूरत पड़ती है डेवलपमेंट करने के लिए। इसके अलावा जो प्रोडक्शन करने में जो कैपिटल नीड्स हैं, है ना, वर्किंग कैपिटल, जैसे मशीन खरीदना है, रॉ मटेरियल खरीदना है, जो है मज़दूरों को किराया देना है, सॉरी, जो मज़दूर वहाँ काम कर रहे हैं, जो लेबर काम कर रहा है, उसको अगर जो है वेजेस देने हैं, तो उसके लिए क्रेडिट जो है आप ले सकते हैं। इसके अलावा जो प्रोडक्शन में जो एक्सपेंसेस जा रहे हैं उसके लिए जो भी आप क्रेडिट ले सकते हैं। आपकी अर्निंग को इंक्रीज़ करने में हेल्प करता है क्रेडिट। इसके अलावा बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो आप अपने मन से लिख सकते हैं। अभी तक आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। लास्ट क्वेश्चन है, एग्जामिन एनी 3 सिचुएशंस इन विच क्रेडिट हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चरिस्ट। जो खेती करने वाला व्यक्ति है उसको क्रेडिट किस तरीके से हेल्प करता है। इसमें देखिए, पहला पॉइंट, द क्रेडिट हेल्प्स हिम टू मीट द ऑनगोइंग एक्सपेंसेस ऑफ प्रोडक्शन। जो उसका जो खर्च हो रहा है उसको पूरा करने के लिए उसकी खर्च क्या हो सकते हैं, जैसे रॉ मटेरियल खरीदना है, इक्विपमेंट खरीदना है। रॉ मटेरियल मतलब मान लो सीड्स वगैरह खरीदना है ना, कोई इक्विपमेंट खरीदना है, कोई मशीन खरीदना है, उसके लिए ज़रूरत पड़ सकता है। इरीगेशन में जो है वो खर्च होगा उसका पैसा, उसके लिए जो है वो क्रेडिट ले सकता है। वो जो है इट हेल्प्स इन कंप्लीटिंग प्रोडक्शन ऑन टाइम। अगर वो टाइम से उसको लोन मिल गया तो टाइम से वो खेती कर पाएगा। इसके अलावा इट हेल्प्स इन स्टोरेज ऑफ प्रोडक्शन। अगर वो स्टोरेज के लिए व्यवस्था करना चाहता है उसके लिए भी क्रेडिट की जरूरत पड़ सकती है। इसके अलावा इट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग हिज अर्निंग। उसकी अर्निंग जो है इंक्रीज़ होगी। आप एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे कि बहुत सारे पॉइंट्स जो है बार बार रिपीट हो रहे हैं। इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी क्वेश्चन इससे क्रेडिट से रिलेटेड आता है तो आप एक ही पॉइंट को किसी भी जगह पे जो है आप लिख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये सभी क्वेश्चंस थे इस चैप्टर से। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, या तो जो है आप वीडियो को फिर से देखिए। थैंक यू सो मच।